नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका MS अकेडमी में। सो इन द लास्ट लेक्चर व्हाट वी डिड एक्चुअली, लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी v वेलोसिटी से एंटर करता है तो वो कौन सा पाथ अपनाया था। तो यदि आपने देखा था तो कौन सा पाथ था वो, दैट वाज द पैराबोलिक। एक परवलय जो है, परवलय के पाथ को वो ऑब्टेन करता है। दैट वाज द पाथ ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का जो हमारा विषय है, आज का विषय है कि हम देखेंगे कि फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, जो हमारा फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड था उसको चेंज करके हमने मैग्नेटिक फील्ड कर रखा है। तो अभी जो है, सपोज करिए जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो कुछ इस प्रकार से हमने मैग्नेटिक फील्ड एज्यूम कर लिया है। ये मैं बना रहा हूं आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये बी से डिनोट करते हैं, यूनिट टेस्ला होता है। ठीक है, ये अपना एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सपोज करिए अपना एक चार्ज पार्टिकल जिसका चार्ज प्लस क्यू है, जिसका मास m है, v वेलोसिटी से थीटा एंगल बनाते हुए सपोज करिए यहां से वो एंटर करता है, यहां से एंटर किया v वेलोसिटी से, और थीटा एंगल किससे, b से, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से थीटा डिग्री जो है बनाते हुए वो इस फील्ड में एंटर करता है। ये फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, चार्ज पार्टिकल चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है। मैं बताया था यदि चार्ज पार्टिकल मोशन में हो, यदि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो या मैग्नेटिक फील्ड हो, फोर्स तो लगना ही है। ठीक है, यदि कंडीशन को फुलफिल करता है तो अभी जो v वेलोसिटी है, v वेलोसिटी, इस v वेलोसिटी को देखें तो उसको हम लोग फ्रॉम द रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर दो भागों में तोड़ सकते हैं। इस v का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा और एक कंपोनेंट पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। ये वाला जो कंपोनेंट है, सपोज करिए ये थीटा है, ये थीटा है, तो थीटा के साथ जब हम रेजोल्यूट करते हैं तो v cos थीटा आ जाता है, यानी यहाँ पे अपना v cos थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा और यहाँ पे v sin थीटा। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड b, ये जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या इसके वजह से चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स लगेगा? आप बताइए, किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए या उस पे वेलोसिटी v हो तो उस पे एक फोर्स काम करता है, आपको बताया गया है, मैंने ही बताया। यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। याद है या नहीं याद है? याद है, यानी F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये यदि वेक्टर फॉर्म में हम लोग लिखते हैं तो v इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b, मैं बताया आपको, ये हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यानी वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड जो है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है, यदि चार्ज से मल्टीप्लाई कर दे तो वो देता था आपको कि कितना फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। तो अपना चार्ज पार्टिकल यहाँ v वेलोसिटी से दो कंपोनेंट बनाते हुए, यानी v cos थीटा, v sin थीटा। तो अभी जो v cos थीटा है, सपोज करिए ये v1 है, और जो v sin थीटा है ये सपोज करिए v2 है। तो मैं एक एक को लेके चलता हूं और उसको देखते हैं कि क्या करता है। हम लोग लास्ट में क्या देखेंगे, लास्ट में ये देखेंगे कि आखिर ये जो चार्ज पार्टिकल है कौन सा मोशन करेगा। क्या जैसे पिछला इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक था, ये भी पैराबोलिक पाथ बनाएगा, सर्कल बनाएगा, हाइपरबोला बनाएगा, इलिप्स बनाएगा, क्या बनाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा। दैट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट एट द एंड। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जो है, उम्मीद है आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने ही पढ़ा रखा है आपको रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। यदि कोई डाउट हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा। तो चलिए अभी हम लोग इसकी बात करते हैं v sin थीटा की, v2 कंपोनेंट की। जो v2 कंपोनेंट है अपना, इस v2 कंपोनेंट पे कितना फोर्स लगेगा, ये अभी देखिए, मैग्नेटिक फील्ड यहां रहा और v2 कंपोनेंट यहां रहा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों 90 डिग्री पे है। यानी कि यदि यहां से देखें इससे F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, तो कितना फोर्स लगेगा बताइए। तो F इज इक्वल टू क्यू वी एंड बी, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा 90 साइन 91, इजंट इट? यानी ये वाला कंपोनेंट तो हट जाएगा। यानी कितना फोर्स लगेगा कोई पूछे तो F इज इक्वल टू क्यू, v की जगह पे आप v ही रखिए
और v की जगह पे आप v नहीं, क्योंकि v जो हमारा v2 है कंपोनेंट, ये हमें v2 कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला कंपोनेंट को कंसीडर कर रहे हैं। और v2 इक्वल टू है कितना है, एक्चुअली v2 इक्वल टू v sin थीटा है। तो v2 इक्वल टू q v sin थीटा इंटू v हो जाएगा। यहां से आप जो है फोर्स को आप रख सकते हो कि ये जो है फोर्स की जो है ये इतना फोर्स जो है इस पे लग रहा है। तो इस फोर्स के वजह से क्या होगा, इस फोर्स के वजह से क्या होगा वो समझिए। क्यू वी साइन थीटा या क्यू वी, ये साइन थीटा आ जा रहा है ना, बाय डिफॉल्ट आ रहा है, इसकी वजह से क्यू वी बी ये साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, ये जो साइन थीटा है, ये वी, ये जो वेलोसिटी वी वेक्टर है और वी वेक्टर है उसके बीच का एंगल है। चलिए एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। नाउ द पॉइंट इज वेरी सिंपल। जैसे ही ये वेलोसिटी वाला जो परपेंडिकुलर वाला जो अपना कंपोनेंट है, इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से जो अपना चार्ज पार्टिकल है, सपोज करिए क्रॉस फील्ड है, क्रॉस फील्ड का मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, अंदर के तरफ है, अंदर के तरफ। ये अपना एक मान लीजिए यहाँ चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, चार्ज पार्टिकल मूविंग विद v वेलोसिटी, तो इसको एक जो है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, फोर्स इसको अंदर की तरफ लगता है। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इसको यहाँ पे वेलोसिटी v है, मैग्नेटिक फील्ड यदि अंदर हो, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग फोर्स जो है अंदर की तरफ लगता है। जब पार्टिकल अपना यहाँ होगा, वेलोसिटी उसकी इधर को होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल, और फोर्स जो लगेगा वो इधर अंदर की तरफ लगेगा। यानी कि जो अपना चार्ज पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आता है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के वजह से वो सर्कुलरली मूव करने लगता है। दैट इज द कंक्लूजन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। राइट हैंड रूल ये कहता है कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, अपना चार्ज पार्टिकल यदि ये क्रॉस प्रोडक्ट, अभी इस केस की बात कर रहा हूं, ये फील्ड अपना क्रॉस फील्ड है, इस क्रॉस फील्ड में ये जो वेलोसिटी v है, इस पे ये वेलोसिटी जो फोर्स है, ये फोर्स अंदर की तरफ काम करेगा, यानी सेंटर की तरफ। यानी कहने का मतलब ये सर्कुलरली मूव करेगा। सर्कुलर मूव करने के लिए क्या कंडीशन है, यानी जो अपना ये फोर्स है, यदि वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाए, तब जाके ये जो चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलरली मूव करने लगेगा। यानी सर्कुलरली, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? यानी सेंट्रीपिटल फोर्स का यदि फॉर्मूला आपको याद हो तो काम बन जाएगा। यानी वही सेंट्रीपिटल फोर्स जो अपना मैग्नेटिक फोर्स है, वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर द सर्कुलर मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यानी कि यदि हम देखें तो यहाँ पे जो अपना मोशन हो रहा है, यानी v क्यू वी बी साइन थीटा, ये जो अपना फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स, ये कहां से मिलेगा हमको? वो मिलेगा एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर से मिलेगा। यानी एम वी स्क्वायर बाई आर ये क्या है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स है। ये सेंट्रीपिटल वी स्क्वायर बाई आर क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। एम वी स्क्वायर बाई आर क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। यानी जब ये मैग्नेटिक फोर्स इस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर हो जाता है, चार्ज पार्टिकल आपका सर्कुलरली मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लगता है, रिवॉल्व करने लगता है। यानी एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, इजंट इट? यानी कि आप क्या लिख सकते हो, यदि आप चाहो यहां से तो इसको आप बराबर कर सकते हो। यानी क्यू वी बी साइन थीटा, यहां से एक वेलोसिटी का कंपोनेंट और इस वेलोसिटी का कंपोनेंट आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से वेलोसिटी चाहे तो निकाल सकते हैं। यानी क्यू बी, ये वाला आर चला जाएगा, क्यू बी आर साइन थीटा अपॉन एम, ये हो गई वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से जो अपना चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर मूव करेगा, दिस इज द वेलोसिटी बाय व्हिच द पार्टिकल विल सर्कुलरली मूव। ये तो लीनियर वेलोसिटी रही ना। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? चूंकि सर्कुलर मोशन है तो बिना सर्कुलर वेलोसिटी जाने अपना काम बनता नहीं। तो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द सर्कुलर वेलोसिटी या एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी? एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। ओमेगा इज इक्वल टू v बाई आर। v कितना है अपना? क्यू वी आर साइन थीटा अपन एम। इसमें यदि हम r से डिवाइड लगा दें तो वो आपको एंगुलर वेलोसिटी दे देगा। जैसे ही r से डिवाइड लगाएंगे r कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू वी साइन थीटा बाई ऑफ एम।
ये रहा आपका एंगुलर वेलोसिटी, नोट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई एम। वंडरफुल कंक्लूजन। यानी जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलरली मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? क्यू बी बाई एम इंटू साइन थीटा। क्या आपको वेलोसिटी का कंपोनेंट इसमें नजर आ रहा है? जी नहीं। यानी चार्ज पार्टिकल चाहे किसी भी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करे, इससे एंगुलर वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि एक चीज यदि आप देखें, यदि इसी को आप दूसरे शब्दों में लिखें तो ओमेगा इज इक्वल टू लिख सकते हो आप बी साइन थीटा अपॉन क्यू बाई एम। ये एम जब नीचे आएगा, जब बटा के ऊपर वाला बटा के नीचे जाएगा तो बटा के नीचे वाला बटा के बटा चला जाता है, यानी एम बाई क्यू हो जाएगा। यानी एक मिनट यहाँ रॉन्ग लिख दिया हमने, सॉरी। यू कैन राइट इट क्यू बाई एम, ठीक है, यानी क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम। तो इसको आप लिख सकते हो एम बाई साइन थीटा, यानी चार्ज पर यूनिट मास। यहाँ तो मास पर यूनिट चार्ज हो गया, ठीक है, यानी ठीक है, ओके, लेट इट बी हियर। यानी यदि स्पेसिफिक चार्ज की बात करें, क्यू बाई एम को हम कांस्टेंट लिखते हैं, ठीक है, क्यू बाई एम, यानी क्यू बाई एम स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। यदि स्पेसिफिक चार्ज को यदि आप कांस्टेंट करते हैं, यानी चार्ज पर यूनिट मास यदि आप कांस्टेंट रखें किसी सिस्टम का, तो किसी भी वेलोसिटी से वो मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा। उसका जो एंगुलर वेलोसिटी, जिस एंगुलर वेलोसिटी से वो रोटेट करेगा, वो इंडिपेंडेंट है, वो फिक्स है, वो केवल और केवल मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेंथ पर डिपेंड करेगा। जितनी ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, वो उतना ही ज्यादा रिवॉल्व करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें ज्यादा फोर्स लगेगा। सो ये रहा आपका v sin थीटा अपॉन m बाई क्यू, ठीक है। ये रहा अपना जो है एंगुलर वेलोसिटी। अब हम लोग चर्चा करेंगे टाइम पीरियड की, ठीक है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टाइम पीरियड के बारे में। कितना समय लगेगा एक रेवोल्यूशन करने में इस चार्ज पार्टिकल को? अपना ध्यान बनाए रखिए, अभी हम लोग केवल एक कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, वो कंपोनेंट जो इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था, दैट वाज द v sin थीटा। होप यू आर फॉलोइंग मी। अभी हम इस वाले फोर्स की बात कर रहे हैं, v sin थीटा वाले की। चलिए, ये हमारा रहा ओमेगा इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा बाई एम। इस एंगुलर वेलोसिटी से अपना चार्ज पार्टिकल रोटेट करेगा। तो चलिए हमको एक बात बताइए आप कि यदि ये ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाई टी। ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी या 2 पाई बाई न्यू। यदि न्यू फ्रीक्वेंसी है तो चलिए फ्रीक्वेंसी निकाल लीजिए यहाँ से। तो फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा? ओमेगा अपॉन 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आई है? क्यू बी साइन थीटा अपॉन एम, यानी क्यू बी साइन ऑफ थीटा अपॉन एम। इट वाज ऑलरेडी देयर, तो 2 पाई एम हो जाएगा, 2 पाई एम हो जाएगा। यानी फ्रीक्वेंसी, जो चार्ज पार्टिकल है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? यानी फ्रीक्वेंसी मतलब एक रेवोल्यूशन करने में कितना समय लगता है, उसी को हम लोग आवृत्ति बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में उसे फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा अपॉन 2 पाई टी। टाइम पीरियड क्या होगा? ये फ्रीक्वेंसी होगा, इसका अपोजिट होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड होगा टी इक्वल टू टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इक्वल टू 1 अपॉन न्यू होता है। यानी कि फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी बोथ आर इनवर्स टू ईच अदर। टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी या फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड। ये बात आप हमेशा याद रखेंगे। यदि समय पता हो आपको, 1 अपॉन समय कर दीजिए तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। यदि फ्रीक्वेंसी पता हो तो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कर दीजिए तो टाइम पीरियड मिल जाता है। तो यहां से यदि आप टाइम पीरियड निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? 2 पाई एम अपॉन क्यू बी साइन ऑफ थीटा। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। आप इजीली जो है इस बात को पॉइंट आउट कर सकते हैं कि जो टाइम पीरियड है ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है। यानी कि कितना समय लगेगा एक रेवोल्यूशन करने में, ये बात वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है। ये बात चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करती है, चार्ज कितना है, मास कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितना है, इन बातों पे डिपेंड करती है। तथा थीटा इज ऑलरेडी देयर, ठीक है, तो थीटा पे भी डिपेंड करती है। सो इजिली ऑल दिस पॉइंट यू हैव टू कवर, ठीक है। चलिए ये पॉइंट रहा एक कंपोनेंट का। इतना जितना भी हमने डिस्कशन किया सो फार व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, दैट इज द परपेंडिकुलर कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड, यानी v sin थीटा का ये था। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा जलवा किसका, ये कंपोनेंट जो है
यानी कि समझिए थोड़ी, आइए, यानी कि यदि अपने पास यदि कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में केवल परपेंडिकुलरली इंटर करता है, इफ ए चार्ज पार्टिकल इंटर्स परपेंडिकुलरली इन ए मैग्नेटिक फील्ड, तो सिंपली क्या होगा, ये सर्कुलरली रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा, इट विल कीप ऑन रोटेटिंग ऑलवेज फॉरएवर। लेकिन चूंकि परपेंडिकुलर तो ये परपेंडिकुलर तो है नहीं, यानी ये केवल परपेंडिकुलर तो है नहीं, वी वेलोसिटी से थीटा डिग्री बनाते हुए घुस रहा है, यानी कि परपेंडिकुलर के साथ साथ हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है। वी कॉस थीटा क्या करेगा, अभी देखिए वी कॉस थीटा इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ये वी कॉस थीटा है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, यानी यदि आपको फोर्स पता है F इक्वल टू क्यू भी साइन थीटा, तो साइन 0 0 यानी फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी कि यदि किसी वेलोसिटी का कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जैसे कि ये है वी कॉस थीटा, तो चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगेगा, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इस वेलोसिटी वी कॉस थीटा इज कांस्टेंट, ये चेंज होगा ही नहीं। तो आखिर क्या करेगा ये क्या करेगा, ये ट्रांसलेशन मोशन करेगा, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ाएगा, पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। ये कंपोनेंट सर्कुलर बनाएगा, ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट चाहेगा कि हम सर्कुलरली रोटेट करें, एक सर्कल बनाते रहे, सर्कल बनाते रहे, सर्कल बनाते रहे, सर्कल बनाते रहे। लेकिन ये जो v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इट टेंड्स टू मेक द चार्ज पार्टिकल मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव कराना चाहेगा। तो होगा क्या, अब ये सर्कुलर न बन के, अब ये जो चार्ज, ये जो वेलोसिटी है, ये क्या करता है, ये देखिए, ये वाला कंपोनेंट चाहेगा कि हम आगे बढ़ें और ये वाला चाहेगा कि हम सर्कल बनाएं। तो कुछ इस प्रकार से बनता है, जो इस तरह से ये चाहता है कि हम आगे बढ़ें, ये चाहता है आगे बढ़ें, लेकिन ये वाला कंपोनेंट चाहता है हम सर्कल बनाएं। तो कुछ इस कदर जो है आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही है, ठीक है। तो यानी कि कुछ क्या है, ये सर्कल बना रहा है, आगे बढ़ रहा है, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी सर्कल बना रहा है आगे। स्प्रिंग देखा है आपने, पेन वगैरह में इस्तेमाल होता है, जो सर्कल बना रहा है आगे बढ़ रहा है, सर्कल बनाते हुए आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। यानी कि सर्कल का भी सर्कल पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो मोशन कर जा रहा है, कुछ आगे बढ़ जा रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जा रहा है, उसको हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, उसी को हम लोग एक स्पैन बोलते हैं। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कितना, इतना ना, एक टाइम पीरियड में इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया। वेलोसिटी हमको पता है, कितना वेलोसिटी है v cos थीटा, टाइम पीरियड पता है आपको, कितना टाइम पीरियड है 2πm/qb sin थीटा। तो क्या आप हमको ये बताइए, आप ये नहीं निकाल सकते हैं क्या कि एक टाइम पीरियड में कितना वो ट्रांसलेशन मोशन कर लिया, कितना वो लीनियर मोशन कर लिया। कोई प्रश्न पूछा मुझसे कि v cos थीटा और v sin थीटा क्या है, मैंने उसे जवाब दिया कि v sin थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर circular motion, revolution, and v cos theta is responsible for linear motion या rectilinear motion या straight motion, या आप ये कह सकते हो इसको ट्रांसलेशनल मोशन, या कुछ भी कर सकते हो। ये एक रेखा में आगे बढ़ाएगा इसको और ये रोटेट करेगा, यानी आगे तो बढ़ेगा लेकिन रोटेट करते हुए। चार्ज सपोज करिए ये जो मुट्ठी है, रिस्ट है, ये चार्ज पार्टिकल है, तो इस तरह से रोटेट करते हुए ये आगे बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये आगे बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हेलिक्स, हेलिक्स बोलते हैं, हेलिक्स बोलते हैं, HELIX, हेलिक्स बोलते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हेलिकल मॉडल बोलते हैं। तो द चार्ज पार्टिकल entering in a magnetic field with a velocity v having charge q and mass m making angle theta with the magnetic field follow the helical path। याद रखिएगा, it follows the helical path and it is, this structure is called helix। और ये नाउन हो गया ना, एक्चुअली एडजेक्टिव फॉर्म इसका हेलिकल होता है। तो किस पाथ को फॉलो करता है, तो हेलिकल मॉडल है, ये हेलिक्स को फॉलो करता है। ये मूव करते हुए आगे बढ़ता है, मूव करते हुए आगे बढ़ता है, मूव करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है। तो होप यू आर कंफर्टेबल। आप चाहे कि एक टाइम पीरियड में कितना दूरी ये तय कर लिया, एक रेवोल्यूशन जैसे ही समाप्त होता है कितना आगे बढ़ गया, आपको तो पता ही है, दूरी बराबर समय गुणे चाल, d is equal to speed into time। what you can say, speed is known to you, v cos theta is the linear speed, v cos theta, time period is from here
जस्ट कैलकुलेट फ्रॉम हियर, एंड 2 पाई m अपॉन क्यू बी साइन थीटा, यानी 2 पाई m अपॉन क्यू बी, आप यहां से जो है क्यू बी लिख सकते हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो थीटा का तो कोई मतलब था नहीं, क्योंकि हमने 90 डिग्री एज्यूम ऑलरेडी कर लिया था, ठीक है, यानी क्यू बी भी हमने परपेंडिकुलर एज्यूम ऑलरेडी कर लिया था, तो क्यू बी 2 पाई m अपॉन क्यू बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपना टाइम पीरियड होगा 2 पाई m अपॉन क्यू बी, ये टाइम पीरियड हुआ। फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये अपना फ्रीक्वेंसी हो गया। ये एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो गई, क्यू बी अपॉन 2 पाई m, ये आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी अपनी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गया, आपका टाइम पीरियड हो गया, फ्रीक्वेंसी हो गया, या एंगुलर वेलोसिटी हो गया, दीज ऑल आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो दो चीजें, एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। पैरेलल इज रिस्पांसिबल फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन, दैट इज इट्स रेक्टिलिनियर मोशन। ये v cos थीटा की वजह से ये आगे बढ़ेगा और v sin थीटा की वजह से ये सर्कुलर, ये अगर ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए v cos थीटा, सर्कुलर मोशन करता रहेगा, एक ही जगह पे सर्कुलर मोशन करता रहेगा। रेडियस कितना होगा उस सर्कल का, इसको हम कहां से निकाल सकते हैं, यहां से निकाल सकते हैं। रेडियस कितना होगा, सपोज करिए ये 90 डिग्री है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा r, आप यहां से निकालिए ना। एवरीथिंग इज वेरी इजी, ऑल द फिजिक्स इज वेरी इजी, बशर्ते आप लगातार जो है हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहे। आप r वहां से निकाल लीजिए, r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, vm अपॉन क्यूबी, vm अपॉन क्यूबी, दिस इज द r। यानी यदि आपसे प्रश्न पूछ दे कि जो चार्ज पार्टिकल है यदि सर्कुलर मोशन करेगा तो उस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो आप यहां से r इक्वल टू वी क्यू अपॉन 2m, लेकिन आमतौर पे रेडियस पूछता ही है ना, वो डायमीटर पूछता है, लेकिन हमें पता है हम रेडियस निकालेंगे और उसका दोगुना कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। सो आपको पता होना चाहिए, ऑल द फंडामेंटल्स आर फंडामेंटल यू शुड हैव क्लियर, सो दैट यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। तो ये v cos थीटा इनटू 2 पाई अपॉन क्यू बी, ये क्या था, ये था कि एक टाइम पीरियड में कितना वो आगे बढ़ जाएगा, इतना दूरी हम लोग निकाल लिए। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये हेलिकल मॉडल है, यानी चार्ज पार्टिकल रोटेट करता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। सपोज करिए रिस्ट ये है तो ऐसे घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, घूमता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा। दिस इज हाउ द मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट्स द मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल। तो कोई पूछे, पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में पैराबोलिक पाथ बन रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड में कौन सा पाथ बनता है, तो हेलिकल फील्ड बनता है, ठीक है, हेलिकल पाथ को फॉलो करता है। चलिए हम लोग दो न्यूमेरिकल लगाते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपके लिए पहला न्यूमेरिकल। होप आपने जो है थ्योरी को देख लिया है और थ्योरी समझ में आ गई। यदि आपको कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट करिए और बताइए कि दिस पॉइंट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। चलिए क्वेश्चन सुनिए और नोट करिए। कह रहे ए बीम ऑफ आयंस विद वेलोसिटी 2 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters normally in a uniform magnetic field of 0.04 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 0.04 टेस्ला। कह रहा है कि द स्पेसिफिक चार्ज आयंस ऑफ द आयंस इज 5 × 10⁷ कूलम पर kg। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, उस रेडियस ऑफ द सर्कल। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके पास कुछ बीम्स ऑफ आयंस जो है जा रहा है किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घुस रहे हैं और वो भी नॉर्मली घुस रहे हैं। यानी सपोज करिए ये अपना मैग्नेटिक फील्ड रहा यूनिफॉर्म, ठीक है, ये बी रहा, तो ये एकदम परपेंडिकुलर घुस रहे हैं। नॉर्मली का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलरली। ये अपना बीम ऑफ आयंस घुस रहे हैं और उनकी वेलोसिटी दे रखा है और वो भी दिया 2 × 10⁵। यानी कि अब हमारे पास कंपोनेंट जो वेलोसिटी का हमने पिछले डिराइव किया था कि दो कंपोनेंट हो रहे थे, अब केवल अपने पास एक कंपोनेंट है, वो भाई परपेंडिकुलर वाला। तो हमने बताया था जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। अभी हमारे पास कोई भी पैरेलल कंपोनेंट नहीं है, यानी कि कोई भी हॉरिजॉन्टल मोशन नहीं होगा, लीनियर मोशन नहीं होगा। अब केवल और केवल सर्कुलर मोशन होगा और एक सर्कल में चार्ज पार्टिकल मूव करने लगेगा। तो उस सर्कल का पूछ रहा है आपसे कि रेडियस क्या होगा, यही बताइए। तो लास्ट में ही हमने बताया था ना, ये फॉर्मूला हमने अभी डेराइव करके बताया था, r = mv अपॉन क्यूबी। ये रेडियस होगी उस चार्ज पार्टिकल के जो रोटेट करेगा, जो सर्कल बनाएगा, उस सर्कल की रेडियस होगी, एज्यूम्ड रेडियस होगी। चलिए क्या चाहिए अपने को, मास चाहिए। मास दिया है, नहीं दिया है।
अपने को वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी दिया जी हाँ दिया 2 × 10⁻⁻⁰ मीटर पर सेकेंड। चलिए क्यू दिया, चार्ज दिया नहीं दिया है, वेलोसिटी बी दिया, क्या मैग्नेटिक फील्ड दिया है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड दिया था यस 0.04 टेस्ला। देन क्या ये कुछ दिया है, ये स्पेसिफिक चार्ज मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था यदि आपको याद हो। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज उसको समझ लीजिए। स्पेसिफिक चार्ज इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट मास, यानी पर यूनिट मास में कितना चार्ज कंटेंट है उसको हम लोग स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। उसको हिंदी में उसको स्पेसिफिक चार्ज इक्वल टू होता है Q/m, इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट होती है कूलम पर केजी। देखिए दिया भी है कूलम पर केजी होती है यूनिट किसकी, स्पेसिफिक चार्ज की, और उसकी वैल्यू Q/m। तो इससे हम चाहें तो स्पेसिफिक, इससे चाहे तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/Q/m इंटू V, और Q/m की वैल्यू दे रखी है आपको, इंडिविजुअल Q एंड इंडिविजुअल मास नहीं दिया है लेकिन स्पेसिफिक चार्ज दिया है, तो Q/m की वैल्यू दे रखा है। तो देयर इज नो पॉइंट टू कैलकुलेट हियर, आप देयर इज नो पॉइंट अनोन, सारे पॉइंट्स नोन है, आप यहाँ केवल वैल्यू रखिए उत्तर पाइए, रेडियस आपको मिल जाएगा। चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ, यू विल बी very easily you can be doing it. So R is equal to कितना हो जाएगा, V is equal to 2 × 10⁵ अपॉन Q/m दिया है आपको 5 × 10⁻⁻⁷ इंटू B दे रखा है, B इज मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ कितना दिया 0.04 टेस्ला, 0.04 टेस्ला जो है रखा है। चलिए अब ये 0. इसको जब ऊपर ले जाएंगे आप 10⁻⁷, तो ये 7 जब जुड़ जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, ठीक है। और ये तो जो 0 है जब इसको हटाएंगे दो 0 को, जब 0.20 हटेगा तो ये 14 हो जाएगा, ठीक। जैसे ही इनको हटाएंगे आप, रेडियस जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ये मीटर पर सेकेंड था, R इज इक्वल टू इतना, ये 5 था, ये केजी था, हाँ ठीक है, कूलम पर केजी था। चलिए तो रेडियस निकालेंगे, मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ रेडियस कितना आ रहा है, मैं एक बार वेरीफाई करता हूँ, आप पहले कैलकुलेट करिए, ठीक है। वेलोसिटी दे रखा था आपको, मास दे रखा था, Q/m दिया था, ठीक है, हाँ, यानी Q/m ठीक है एब्सोल्युटली 2 × 10⁵ इंटू अपॉन 5 × 10⁷ इंटू 0.7, यानी 0.01 मीटर दे रखा है आपको, यानी जो उत्तर आएगा आपका वो आ जाएगा, रेडियस आपको 0.01 मीटर आएगा। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, आप इसको चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। तो इतना जो है रेडियस आ जाएगा। तो जो अपना चार्ज पार्टिकल है, जो सर्कल बनाएगा, ये सर्कुलरली मूव करेगा, तो जो सर्कल बनाएगा उस सर्कल की रेडियस क्या होगी वही कैलकुलेट करने को कहा था। वेलोसिटी दे रखा था, स्पेसिफिक चार्ज दे रखा था, और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखा था। तो विद द फॉर्मूला R इक्वल टू mb/qb हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर लिया, और उससे हमने सारे इंडिविजुअल वैल्यूज को पुट किया, एंड वी फाइंड द रेडियस ऑफ द एज्यूम्ड सर्कल। उस एज्यूम्ड सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आपको पता भी था कि जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलर मोशन। तो उस सर्कुलर मोशन में जो सर्कल बनेगा उसकी रेडियस क्या होगी, तो हमने निकाला उसकी वैल्यू 0.01 मीटर होती है। यदि डायमीटर पूछता तो 0.02 हो जाता, क्यों, डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द रेडियस। तो चलिए मूव करते, चलिए ये आपके लिए दूसरा प्रश्न है। कह रहे हैं कि एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास 0.9 × 10⁻30 kg is moving under the magnetic field and moves in a circle of radius 2 सेंटीमीटर। जो अपना इलेक्ट्रॉन है उसका मास दिया हुआ है, कह रहा है कि 0.9 × 10⁻30 kg है, और एक सर्कल में मूव कर रहा है 2 सेंटीमीटर के रेडियस के सर्कल में। अब कह रहा है कि यदि उसकी स्पीड 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड है। अब कह रहा है कंडीशन क्या है, अब हम चाहते हैं कि उसी सर्कल में, उसी मैग्नेटिक फील्ड के उसी सर्कल में अब एक प्रोटॉन को रोटेट कराया जाए। तो प्रोटॉन उसका जिसका मास 1.8 × 10⁻27 kg है, और कह रहा है उसी सर्कल में मूव कर रहा है। लेकिन अब जो है कि आपको ये बताना है कि यदि इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा था 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, तो बताइए प्रोटॉन उस सर्कल में किस स्पीड से मूव करेगा। वेरी सिंपल, होप यू आर कंफर्टेबल, समझ में आ गया क्वेश्चन फिर से समझिए। एक इलेक्ट्रॉन 2 सेंटीमीटर के रेडियस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहा है इस स्पीड से 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। अब कर रहे हैं कि उसी सर्कल में हम एक प्रोटॉन रोटेट कराएंगे जिसका मास 1.8 × 10⁻27 kg है। अब आप बताइए कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी, किस वेलोसिटी से मूव करेगा। चलिए आइए शुरू करते हैं।
फॉर्मूला आपके पास होता है, मैंने बताया था, यदि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड हो जाए किसकी मदद से, मैग्नेटिक फोर्स से, यानी क्यू वी बी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाए, हमारा काम बन जाए, सर्कल मूव होने लगे, यानी यहां से v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू बी आर बाई एम, यानी क्यू बी आर बाई एम, क्यू बी आर बाई एम हो जाएगा। यानी कि यदि वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन का है तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन कितना हो जाएगा, क्यूपी प्रोटॉन का मैग्नेटिक फील्ड रेडियस अपॉन एमपी। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 1, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन विल बी इक्वल टू चार्ज ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड इनटू रेडियस अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। दूसरी बात, दूसरा इक्वेशन, यही इक्वेशन आप इलेक्ट्रॉन के लिए बनाइए, यानी V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू हो जाएगा आपका QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड B इनटू रेडियस अपॉन के मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब ये दूसरा इक्वेशन, सपोज करिए दूसरा इक्वेशन है। नाउ डिवाइड द इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। जैसे ही आप इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2 करेंगे आपको कुछ मिलेगा, और वो क्या मिलेगा देखिए, यानी Vp अपॉन Ve इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये जब डिवाइड करेंगे तो ये QR यहां से और QBR और BR ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, QP अपॉन MP डिवाइडेड बाई होगा QE अपॉन ME, तो अब यहां से QE अपॉन ME ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। आपको चार्ज पता है, मास पता है, चार्ज पता है, मास पता है, तो यहां से यदि आप Vp कैलकुलेट करें तो Vp इक्वल टू हो जाएगा VE वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू ये हो जाएगा आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। अब आप हमको ये बताइए, आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में बताया है, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि अब आपको करना क्या है, इसका मास और इसका मास बस वैल्यू रख लेना। वेलोसिटी कितना था, वेलोसिटी था 3 इंटू 10⁻⁶ इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना था आपका, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यही था कुछ करके, आई एम फॉरगेटिंग इट, चलिए कुछ था 9 इंटू 10⁻⁻31 अपॉन उसका हमें लगता है 1.8 इंटू 10⁻27 था। ठीक है, जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपकी वैल्यू जो है वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आ जाएगा, दैट इज 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में एक इलेक्ट्रॉन उसी सर्कल में मूव करे, उसी मैग्नेटिक फील्ड में, उसकी वेलोसिटी कुछ और होगी और प्रोटॉन की कुछ और होगी। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन आपने कैलकुलेट कर दिया कि वो आ गई 1.5, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। सो होप आपको ये वाला सेशन अच्छा लगा होगा, यू मस्ट हैव वॉच्ड द होल सेशन। सो कमेंट में लिख के जरूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। ठीक है, और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। सो थैंक यू वेरी मच।